गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे मोलस्का संघ। ठीक है, ये नॉन कोर डेटा संघ का सेकेंड लास्ट संघ है। तो इसमें कल हमने इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया था, जैसे कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनमें कौन सी सममिति पाई जाती है, इनकी देह गुहा के बारे में, इनके श्वसन अंगों के बारे में, ठीक है, और कुछ और लक्षणों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम मोलस्का संघ के कुछ और लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, इसके तंत्रों के बारे में, जैसे इसकी परिसंचरण तंत्र के बारे में, उत्सर्जन तंत्र, पाचन, इसका जनन तंत्र, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका पाचन तंत्र के बारे में। तो देखो, अब मतलब पिछले जो संघ हमने पढ़े जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, अब है मोलस्का। तो पिछले 2-3 संघों में हमने क्या देखा था कि जो मतलब उन संघों के जीवों के अंदर पाचन तंत्र था, जो भी उनका पाचन तंत्र था वो क्या था, पूर्ण विकसित पाया जाता है। पूर्ण विकसित पाचन तंत्र का मतलब क्या है कि इनमें जो आहार नाल पाई जाती है, जो हमारे पाचन तंत्र का मेन पार्ट होता है, उसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक अंग पाया जाता है जिसको कहते हैं मुख, और भोजन के पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं शरीर में, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए भी एक अंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं गुदा। तो ऐसा पाचन तंत्र जिसमें उस जीव के शरीर में मुख भी पाया जाए और गुदा भी पाया जाए, तो ऐसे पाचन तंत्र को हम बोलते हैं पूर्ण विकसित पाचन तंत्र। तो जो मोलस्का संघ के जीव है उनमें भी क्या है, पूर्ण विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। अब देखो, इसमें कुछ पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती है। तो पाचक ग्रंथियों में क्या है, या तो इनमें यकृत पाया जाएगा या फिर यकृत और अग्नाशय पाचक ग्रंथियों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है इनका परिसंचरण तंत्र। तो जब हमने आर्थ्रोपोडा संघ में पढ़ा था या फिर एनेलिडा के अंदर भी पढ़ा था, तो एनेलिडा क्या था, एनेलिडा के जो जीव थे उनका जो परिसंचरण तंत्र था वो क्या था, बंद प्रकार का था। लेकिन उसके बाद में जो हमने आर्थ्रोपोडा पढ़ा और अब जो मोलस्का पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, इनका जो परिसंचरण तंत्र है वो खुले प्रकार का। खुले प्रकार का मतलब कि जो भी रक्त जो भी रक्त इन जीवों के शरीर में बहेगा या फिर हर एक अंग हो जाएगा, उस रक्त को पहुंचाने के लिए क्या है कि उस जीव के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है। उनका जो रक्त है वो उनके शरीर में बिना वाहिनियों के या फिर बिना नलिकाओं के ही घूमता रहता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इनका जो हृदय वो क्या है, पृष्ठ में पाया जाता है, मतलब कि पीछे की, इनके शरीर का जो पीछे का पार्ट होगा उसकी तरफ पाया जाएगा। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारा ये आगे वाला भाग हो गया और पीठ वाला पीछे वाला भाग हो गया, तो हमारा जो हृदय वो क्या है, अधर साइड, मतलब कि आगे की तरफ पाया जाता है। लेकिन जो मोलस्का संघ के जीव है उनका हृदय क्या है, पृष्ठ, मतलब कि पीछे की तरफ पाया जाता है। और इनका जो हृदय होता है वो क्या है, इनके हृदय के बाहर क्या है, एक आवरण, हृदय को एक आवरण घेरे रहता है जिसको हम बोलते हैं हृदय आवरण। और इनका जो हृदय होता है वो क्या होता है, पेशीजन्य होता है। अब पेशीजन्य हृदय कौन सा होता है, जैसे कि पहले हमने एक न्यूरोजेनिक हृदय पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था कि हृदय की जो हार्ट बीट है उसको क्या है, हमारे न्यूरॉन्स या फिर जो हमारी तंत्रिकाएं हैं वो कंट्रोल करती है। लेकिन पेशीजन्य हृदय में क्या होता है कि इसमें जो हृदय पेशियां हैं वो ही हृदय की जो हार्ट बीट होती है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, और जो तंत्रिकाएं हैं वो सिर्फ क्या करती है कि उस हार्ट बीट का विनिमय करती है या फिर उस पर सिर्फ नजर रखती है। हार्ट बीट को स्टार्ट करने में या फिर हार्ट बीट जब चलती रहती है उसके अंदर तंत्रिकाओं का कोई भी रोल नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारी इनके जो हृदय पेशियां होती है वो ही कार्य करती है। अगला है इनका जो ये रक्त, मतलब मोलस्का संघ के जीवों में जो भी रक्त पाया जाता है, तो देखो इस संघ के जीवों का जो रक्त है या तो वो रंगहीन होता है या फिर इनका रक्त नीले रंग का होता है। क्यों, क्योंकि देखो इनमें जो श्वसन वर्णक है वो हीमोसाइनिन पाया जाता है। ठीक है, और हीमोसाइनिन का जो मेन तत्व है वो होता है कॉपर या फिर जिसको हम तांबा भी बोलते हैं। मनुष्य में तो क्या होता है कि श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसका मुख्य तत्व क्या होता है, आयरन। और जब हीमोग्लोबिन एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या होता है, लाल रंग का दिखाई देने लगता है, इसीलिए मनुष्य का रक्त लाल होता है। लेकिन जो मोलस्का संघ के जीव है उसमें क्या है कि जो इनका रक्त होता है उसके अंदर जो श्वसन वर्णक होता है वो हीमोसाइनिन होता है, जिसका मुख्य तत्व होता है कॉपर, और इसीलिए इनका रक्त नीला दिखाई देता है। अगर इनके शरीर में हीमोसाइनिन नामक श्वसन वर्णक हुआ था तो इनका रक्त नीला दिखाई देगा, और अगर इनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी श्वसन वर्णक नहीं उपस्थित होगा तो इनका जो रक्त है वो क्या होगा,
रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये मतलब इनका जो रक्त है यही क्या है कि इनमें गैसों का आदान प्रदान, मतलब इससे ऑक्सीजन जुड़ता है और बाद में CO2 जुड़ती है, ठीक है। तो रक्त के माध्यम से ही क्या है, गैसों का आदान प्रदान इनके शरीर में होता रहता है। अगला है उत्सर्जन। तो देखो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि पाचन के दौरान, भोजन के पाचन के दौरान जो भी खाद्य पदार्थों, जिन भी खाद्य पदार्थों का पाचन हुआ है उनके बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, तो उन अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। और इनमें जो उत्सर्जन है वो क्या होता है, या तो वृक्क द्वारा होगा, जो मनुष्य में भी वृक्क द्वारा ही होता है, या फिर मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया भी क्या होता है, वृक्क का ही एक विकसित रूप होता है। और ये जो उत्सर्जन अंग है ये क्या होगा, युग्म में पाए जाएंगे, मतलब कि एक जोड़ी या फिर 2 अंग पाए जाएंगे, ठीक है। तो जो मोलस्का का उत्सर्जन तंत्र हो गया, उसके उत्सर्जन अंग कौन कौन से हो गए, वृक्क और मेटानेफ्रीडिया। लेकिन इनके जो कुछ जीव होते हैं उनमें क्या है, वृक्क ना पाकर कुछ और अंग पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं या तो बोजेनस के अंग या फिर केबर के अंग। इनका जो नाम है वो जिन वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की थी उनके नाम के आधार पे दिया गया है। तो इनमें बेसिकली क्या हो गया कि 3 प्रकार के उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। पहला वृक्क या मेटानेफ्रीडिया, जो कि लगभग अधिकांश जीवों में पाए जाते हैं। अगला है बोजेनस के अंग और लास्ट वाला है केबर के अंग, ठीक है। तो ये हो गए 3 प्रकार के उत्सर्जन अंग। अगला है इनमें सर्पिल विदलन पाया जाता है। अब पहले समझते हैं कि विदलन क्या होता है। तो देखो, जब नर और मादा युग्मक के संयोग से युग्मनज बनता है, तो युग्मनज क्या है, एक कोशिका ही है। और उस कोशिका से संपूर्ण जीव के निर्माण के लिए क्या होता है कि उस कोशिका में बहुत सारे विभाजन होते हैं। लेकिन जब सीधी कोशिका में विभाजन होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। लेकिन अगर वही विभाजन एक युग्मनज के अंदर होता है तो उस विभाजन को हम बोलते हैं विदलन, ठीक है। अब सर्पिल विदलन क्या होता है कि जब युग्मनज की जो कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजित होती रहती है, तो क्या करती है कि कोशिकाओं के बहुत सारे स्तर बना लेती है। और उन स्तर को जब वो स्तर बनते हैं तो उनके बाद क्या होता है कि हर एक स्तर की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, अलग अलग अंगों का निर्माण करती है। तो जो मोलस्का संघ के जीव है उनमें क्या होता है कि जब इनके संघ का कोई भी जीव बनता है तो उसमें क्या होता है कि उनका जो मुख होता है और जो गुदा होती है उनमें दोनों प्रेजेंट होंगे। लेकिन सर्पिल विदलन में क्या होगा कि जो जीव है वो क्या करेगा, घूम जाएगा और घूम के ऐसी आकृति बन जाएगी कि उस जीव का जो मुख है और जो गुदा है वो एक ही साइड आ जाएंगे दोनों। इसीलिए इसको बोलते हैं सर्पिल विदलन। सर्पिल मतलब कि घुमावदार या फिर गोल, ठीक है। तो कोशिकाएं घूम के ऐसी संरचनाएं बना लेगी कि उनका जो मुख है और जो जीव का मुख है और जो उसकी गुदा है वो क्या है, एक ही साइड आ जाएंगे दोनों, ठीक है। अगला इनका तंत्र है तंत्रिका तंत्र। तो इनमें क्या होता है, युग्मित गुच्छक पाए जाते हैं, मतलब कि जो भी नर्व्स हैं उनके क्या है, बहुत सारे गुच्छे एक जगह पे एकत्रित रहते हैं, संवेदांग मतलब जो भी संवेग आते हैं उनको ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो अब इनमें क्या है कि 2 प्रकार के तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। एक पाई जाती है संघाई और दूसरी पाई जाती है संयोजनीय। तो देखो संघाई क्या होती है, इसमें क्या होता है कि एक समान गुच्छकों को जोड़ने वाली तंत्रिकाएं। अब इसमें क्या देखा था, क्या पढ़ा कि बहुत सारी तंत्रिकाओं के क्या गुच्छक पाए जाते हैं। अगर वो गुच्छक क्या है कि एक समान गुच्छकों को अगर वो जोड़ने वाली तंत्रिकाएं होगी तो उस संरचना को हम बोलेंगे संघाई। लेकिन अगर वो तंत्रिकाएं क्या करेगी, असमान गुच्छकों को जोड़ेगी, मतलब कि अलग अलग तंत्रिकाओं के गुच्छकों को जोड़ेगी, तो उस संरचना को हम बोलेंगे संयोजनीय, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र में क्या हो जाता है कि एक नर्व ना होकर इसमें क्या है कि बहुत सारे नर्व के या बहुत सारे तंत्रिकाओं के गुच्छक पाए जाते हैं। और वो गुच्छक भी क्या है, अगर समान गुच्छकों को जोड़ने वाली तंत्रिकाएं होगी तो उसको बोलेंगे संघाई, और अगर असमान गुच्छकों को जोड़ने वाली तंत्रिकाएं हुई तो उनको बोलेंगे संयोजनीय। ये हो गया इनका तंत्रिका तंत्र। उसके बाद में है ये पृथक लिंगी होते हैं, मतलब कि इनमें नर जीव और जो मादा जीव है वो क्या है, दोनों अलग अलग पाए जाएंगे। जो नर जनन होंगे वो अलग जीव में और जो मादा जनन होंगे वो क्या है, अलग जीव में पाए जाएंगे। इनमें क्या है, 1, 2 या फिर 4 जनन ग्रंथियां पाई जा सकती है। किसी जीव में 1 जनन ग्रंथि पाई जाएगी,
किसी जीव में 2 जनन ग्रंथियां पाई जाएगी और किसी किसी जीव में क्या है 4 जनन ग्रंथियां पाई जाएगी। अगला है इनमें निषेचन बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि इस संघ के जो जीव है वो क्या है जलीय भी है और स्थलीय, मतलब जल में भी रह पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। और जितने भी जलीय जीव होते हैं उनमें क्या है कि जो निषेचन का प्रकार होता है वो लगभग बाह्य प्रकार का ही निषेचन होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी नर जीव होता है और मादा जीव होता है वो क्या करते हैं कि जो नर जीव है वो अपने शुक्राणु और जो मादा जीव है वो क्या करते हैं अपने अंडाणु जल के अंदर स्रावित कर देते हैं दोनों, और फिर जल के अंदर ही क्या है शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और उनमें निषेचन होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो बाह्य निषेचन होगा वो कौन से जीवों में होगा? जो जीव जल में पाए जाएंगे, और आंतरिक निषेचन उन जीवों में होगा जो कि स्थल पे पाए जाएंगे। ठीक है, और आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। अगला है इनमें अधिकांश अंडपरजक होते हैं लेकिन कुछ शिशुपरजक भी होते हैं। तो देखो ज्यादातर जीव जो होते हैं मोलस्का संघ के वो क्या होते हैं कि अंडे देने वाले जीव होते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी है जो शिशुपरजक होते हैं। अब अंडपरजक कौन से होते हैं? ऐसे जीव जो कि अंडे देते हैं और अंडे में से नया जीव निकलता है। और शिशुपरजक वो जीव होते हैं जो क्या करते हैं कि सीधे ही अपने समान नए शिशु का मतलब अपने समान नए शिशु को जन्म देते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंडा नहीं बनता है। तो इनके जो ज्यादातर जीव है वो होते हैं अंडपरजक, लेकिन कुछ एक जो जीव है वो क्या है शिशुपरजक भी होते हैं। अगला इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब हो गया कि सीधे ही नए जीव का निर्माण हो जाएगा, और अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया कि पहले लार्वा बनेगा और फिर वो लार्वा क्या है धीरे धीरे उसमें धीरे धीरे क्या है उसके और लक्षण विकसित होंगे और धीरे धीरे वो क्या है एक प्रॉपर वयस्क के अंदर रूपांतरित हो जाता है या फिर कयांतरित हो जाता है। ठीक है, तो परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में क्या होगा सीधे ही नए जीव का निर्माण हो जाएगा, और अप्रत्यक्ष में क्या है कि नए जीव के निर्माण से पहले मतलब वयस्क बनने से पहले क्या है लार्वा बनेगा। तो इसमें जो अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है उसमें 3 प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला ट्रोकोफोर लार्वा, फिर वेलिजर लार्वा और तीसरा है ग्लोकेडियम लार्वा। ठीक है, ये अलग अलग जीवों में अलग अलग लार्वा पाए जाएंगे, जैसे किसी में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाएगा, फिर किसी में वेलिजर पाया जाएगा, किसी में ग्लोकेडियम लार्वा, ऐसे। ठीक है, अब है लास्ट वाला कि इनका जो परावार होता है वो क्या होता है मोटा और पेशीय होता है। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मोलस्का संघ है इसका नाम ये मोलस्का क्यों पड़ा, क्योंकि इस संघ के जितने भी जीव है वो क्या है कोमल शरीर के होते हैं, और उनके कोमल शरीर को बाह्य वातावरण से या बाह्य परिस्थितियों से बचाने के लिए क्या होता है उसके ऊपर एक कवच पाया जाता है। तो अब देखो वो जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो इन जीवों के शरीर पे पाया जाता है, तो वो कवच किससे बनता है? वो कवच बनता है इसी परावार से, या फिर हम इसको मेंटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेंटल होता है वो क्या होता है मोटा होता है और पेशी होता है, मतलब कि उसमें बहुत सारी पेशियां पाई जाती है। बाद में जो ये मेंटल है ये ही क्या करता है कि एक एक झिल्ली या फिर मतलब मान लो कि एक आवरण स्रावित करता है, जो क्या करता है जो क्या होता है कि धीरे धीरे वो जैसे वातावरण में रहता है वैसे वैसे क्या होता है कि कठोर हो जाता है, और वो कठोर बन के क्या है इन जीवों के ऊपर कवच का निर्माण करता है। तो देखो जो परावार होता है वो मोटा और पेशीय होता है और आंतरांग पुंज को घेरे रहता है। अब देखो ये क्या होता है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि मोलस्का संघ के जितने भी जीव है उन सब में क्या कवच पाया जाएगा। वो कवच किससे बनता है? परावार से बनता है। और परावार किससे बनता है? परावार किसको घेरे रहता है? इस अंतरांग पुंज को। जैसे देखो ऐसे पढ़ा था ना हमने, ये हो गया किसी भी जीव का बाह्य कवच। ठीक है, इसके अंदर ये वाली संरचना हो गई इसका परावार या फिर मेंटल। इस मेंटल के द्वारा ही क्या है ये कवच स्रावित किया जाता है। उसके बाद में जो ये मेंटल हो गया ये क्या करता है कि जो इसके अंदर जो जीव होता है वो क्या करता है कि ऐसी संरचना में उस कवच के अंदर रहता है कि ऐसे थोड़ी घुमावदार सी संरचना में क्या है उस जीव के अंदर रहता है। ठीक है, ऐसे और इधर पे ऐसे। तो ये क्या करता है ऐसे घुमावदार संरचना में उस कवच के अंदर रहता है। तो जो ये घुमावदार संरचना है
इसको हम आंतरांग पुंज बोलते हैं, आंतरांग पुंज, या फिर हम इसको कुब्बड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे मतलब ऐसे झुका हुआ रहेगा, तो जो इसका पीछे वाला हिस्सा है वो क्या है, पूरा ऐसे गोल टाइप का हो जाता है, कुब्बड़ टाइप का हो जाता है, तो इस कुब्बड़ को ही हम क्या बोलते हैं, आंतरांग पुंज, ठीक है। और जो ये परावर है हमारा, जो मेंटल है और जो ये कवच है, इसके बीच में यहाँ पे एक गुहा पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं परावर गुहा, जिसके अंदर क्या है, गिल्स पाए जाते हैं, जिनकी हेल्प से जो ये जीव है वो क्या करते हैं, श्वसन प्रक्रिया, अपनी श्वसन प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जीव के अंदर क्या पाया जाएगा, आंतरांग पुंज। आंतरांग पुंज को कौन घेरे रहता है, मेंटल या फिर परावर, और फिर जो मेंटल या परावर है वो क्या करता है, एक कवच का निर्माण करता है उस जीव के बाहर की ओर, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, पहले सबसे पहले पढ़ा पाचन तंत्र, जो कि इन जीवों में क्या है, पूर्ण विकसित प्रकार का पाया जाता है, मतलब कि इनकी जो आहार नाल होती है वो पूर्ण होती है, मतलब इनके आहार नाल में मुख भी उपस्थित होगा और गुदा भी उपस्थित होगी, और इसमें दो प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जा सकती है, या तो यकृत पाया जाएगा या फिर यकृत और अग्नाशय पाया जाएगा। अगला क्या है, परिसंचरण तंत्र, तो इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है वो खुले प्रकार का होता है, मतलब इनका जो रक्त है वो किसी भी प्रकार की नलिकाओं में या किसी भी प्रकार की वाहिनियों के अंदर नहीं बहता है। इनका जो हृदय है वो पीछे की ओर पाया जाता है, और वो क्या होता है, पेशीजन्य होता है, मतलब कि जो हार्ट बीट है उसका जो नियंत्रण है वो कौन करता है, जो हृदय की पेशियां हैं वो ही हार्ट बीट का नियंत्रण करती है, और जो हृदय है उसके बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हृदय आवरण। अगला है कि जो इनका रक्त है वो रंगहीन होता है या फिर नीला होता है, अगर उसके अंदर कोई श्वसन वर्णक उपस्थित हुआ, जैसे कि हीमोसाइनिन, अगर इनके रक्त के अंदर हीमोसाइनिन उपस्थित होगा, जिसका मुख्य तत्व क्या था, कॉपर, तो इनका जो रक्त है उसका कलर क्या होगा, नीला। लेकिन अगर इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी श्वसन वर्णक उपस्थित नहीं हुआ तो इनका जो रक्त है वो क्या होता है, रंगहीन होता है। अगला है इनमें उत्सर्जन, तो उत्सर्जन तंत्र भी इनमें विकसित प्रकार का पाया जाता है, और उत्सर्जन के लिए इनमें 3 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, पहला वृक्क या फिर मेटानेफ्रेडिया, ये दोनों क्या है, युग्म के अंदर पाए जाएंगे, मतलब कि 2 वृक्क पाए जाएंगे और 2 मेटानेफ्रेडिया एक जोड़ी के अंदर पाए जाएंगे। अगला बोजनस के अंग या फिर केबर के अंग पाए जाते हैं, इनका जो नाम है तो जिन वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की थी उसी के आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। अगला है इनमें सर्पिल विदलन पाया जाता है, तो सर्पिल विदलन में क्या होता है कि जब युग्मनज की कोशिकाएं विभाजित हो रही होती है तो वो क्या करती है, एक सर्पिल या फिर गोलाकार प्रकार की संरचना बना लेती है, जिसके कारण क्या होता है कि इन जीवों का जो मुख होता है और जो इनकी गुदा होती है वो क्या है, एक ही साइड में आ जाती है। अगला इनका तंत्रिका तंत्र, तो इसमें क्या है, तंत्रिकाओं के बहुत सारे गुच्छे एक साथ पाए जाते हैं। अगर एक समान गुच्छों को जोड़ने वाली तंत्रिकाएं पाई जाएगी उनको तो बोलेंगे संघाई, और अगर असमान गुच्छों को जोड़ने वाली तंत्रिकाएं हुई तो उनको बोलेंगे संयोजनी। अगला इनमें जो लिंग है वो अलग अलग पाए जाते हैं, मतलब कि नर जीव अलग होगा और मादा जीव अलग, और इनमें 1 या 2 या फिर 4 जनन ग्रंथियां पाई जाती है। अगला इनमें निषेचन बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी। बाह्य निषेचन किसमें होगा, जो जीव जल में पाए जाएंगे, और आंतरिक निषेचन स्थल पे पाए जाने वाले जीवों में। अगला कुछ मतलब कि इस संघ के जितने भी अधिकांश जीव है वो क्या होते हैं, अंडपरजक होते हैं, लेकिन जो कुछ जीव होते हैं वो क्या शिशुपरजक भी होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष। अगर अप्रत्यक्ष होगा तो उसमें जो लार्वा बनेंगे वो कौन कौन से हुए, ट्रोकोफोर, वेलिजर, ग्लोकेडियम लार्वा। अगला है इनका जो परावर होता है जिससे इनके कवच का निर्माण होता है वो मोटा होता है और पेशी होता है, और क्या करता है, आंतरांग पुंज को घेरे रहता है। और इस संघ के जो जीव है उनका क्या हो गया, मतलब उनके उदाहरण कौन कौन से हो गए, जैसे जो पायला होता है जिसको हम शंख बोलते हैं, तो जो शंख होता है वो क्या होता है, पायला नामक जीव का बाह्य कवच होता है, वो उस कवच के अंदर जो जीव पाया जाता है उसको हम बोलते हैं पायला। दूसरा हो गया सिप्पी, जिसके अंदर में मोती पाया जाता है। अगला ऑक्टोपस, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए इस संघ के एग्जाम्पल। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, मोलस्का संघ का वर्गीकरण। इसके वर्गीकरण में क्या 6 क्लासेस पाई जाती है, जिसमें से 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही।